गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों हमने आंतरिक शैलों के बारे में इंट्रोड्यूटिव इग्नेशियस रॉक के बारे में देखा था। सेकंड तरीके में जो है वो है एक्सट्रूडिव इग्नेशियस रॉक्स। तरल व तप्त लावा पदार्थ जब धरातल के ऊपर बच्चों फैल जाता है या जम जाता है कठोर चट्टान के रूप में, तो वो चट्टान बन जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके ये वायुमंडल के संपर्क में आता है और उसके बहुत सारे कणों की संरचना और कलर और कॉन्स्टिट्यूट मतलब संगठन वगैरह इसमें पूरा जो है प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिलाकर कुल इसमें रवा नहीं बन पाता, क्रिस्टलाइन बिहेवियर नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की रॉक्स को हम या इस प्रकार की चट्टानों को हम बेसाल्ट या ग्रेवो कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनमें क्रिस्टलाइन बिहेवियर नहीं होता है। इग्निशियस रॉक्स में बाहरी कारकों के प्रभाव से क्रिस्टल जम नहीं पाता, इसलिए उस प्रकार की चट्टानों को हम बेसाल्ट और ग्रेवो कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब कुल मिलाकर के लावा का जो एक्सप्लोजन होता है, उद्गार होता है, इसमें दो प्रकार की चट्टानों का क्लासिफिकेशन होता है। पहला है लावा उद्गार के आधार पर वर्गीकरण। क्या बताया मैंने? पहला है लावा उद्गार के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा खनिज के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लावा उद्गार के मतलब ओरिजिन या एक्सप्लोजन ऑफ लावा के बेस पर चट्टानों के क्लासीफाई करो, तो फिर ऐसा होगा। और संरचना के आधार पर जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें, इस तरह से होगा। ठीक है, होपफुली आपने देख लिया होगा पहला वाला लेक्चर, पहले वाले दोनों लेक्चर। अब बच्चों, उद्गार के आधार पर पहला बनता है विस्फोटक उद्गार से निर्मित एक्सप्लोसिव टाइप। तो जब ज्वालामुखी बहुत तेज़ी से फटता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, और तो जितना प्रेशर नीचे से आएगा, मतलब ज्वालामुखी का गर्म और गैस और पानी और सारा एशेज़ वगैरह, तो जब बहुत प्रेशर से ज्वालामुखी फटता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं शैलों के, वो बड़े बड़े बॉम्ब गोलों के रूप में उछल उछल कर दूर गिरते हैं। सुपारी के आधार पर, सुपारी के आकार के टुकड़ों को हम लैपली कहते हैं और जो विशाल टुकड़े उनको हम बॉम्ब कहते हैं। सुपारी यानी छोटी सुपारी के टुकड़े जैसे बनती हैं साबुत सुपारी, हाँ, वो लैपलीज कहलाती हैं। और महीन जो होते हैं वो ज्वालामुखी धूल। तो बॉम्ब्स जो होते हैं बहुत दूर तक जाते हैं, लैपलीज थोड़ा और कम, और ज्वालामुखी धूल उसके उद्गार के आसपास जमती है। इसमें बच्चों कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जाती है। मतलब इटली में, सिसिली में ज्वालामुखी फूटता है तो अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका तक उसका डस्ट आता है। ठीक है, दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित। अब क्वाइट टाइप के जो ज्वालामुखी हैं, इनमें क्या होता है, केवल जो उसकी वेंट होती है, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, पाइप होता है, वेंट, उसके सुराखों में ही मैग्मा जम जाता है और ये शांत रूप से एक चादर नुमा, जैसे अपन बेड स्प्रेड फैलाते हैं ना बिस्तर के ऊपर चादर, इस तरह से चादर नुमा विकसित होते हैं और धीरे 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 लेयरिंग करके उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, एक लेयर दूसरी लेयर, इस तरह से। तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के शांत उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी मैग्मा जमाव देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, खनिजों के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा होता है ना, उनको बोलते हैं आम्ल आग्नेय शैल। इंग्लिश में बोलेंगे एसिड इग्निशियस रॉक्स। और इन रॉक्स में बनने का कारण बेटा होता है कि सिलिकॉन इसमें 80% तक होता है और इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन किस आधार पर है? खनिज के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण है। और पहला हम कौन सी रॉक देख रहे हैं? आम्ल आग्नेय शैल। आम्ल क्यों बोला? क्योंकि इसमें एसिड होता है, यानी सिलिकॉन इसमें 80% होता है, बाकी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कण पाए जाते हैं खनिजों के। सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है बच्चों? ये पतला होता है और जल्दी ठंडा जाता है और यह बहुत दूर तक फैल कर नहीं जा पाता। इन शैलों से ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, लोहे और मैग्नीशियम की कमी के कारण इसका रंग हल्का, मतलब कलर लोहे के रंग से क्या होगा, लोहे मैग्नीशियम ज़्यादा किसी ज्वालामुखी लावा के अंदर है तो डार्क कलर का होगा और घनत्व में कमी होती है, हल्का होता है ये, इससे डेंसिटी इसकी कम होती है। किसकी? आग्नेय एसिड इग्निशियस रॉक की, आग्नेय अम्ल शैल की। और कठोर होने के कारण अपर्दन भी सरलता से नहीं होता
और अपरदन संयम सरलता से नहीं होता है। इसका मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा सबसे लेयर कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अब ग्रेनाइट इतना हार्ड या कठोर क्यों होता है? क्योंकि वो इग्निशियस रॉक से बना है। इग्निशियस रॉक में कौन सी टाइप है? एसिडिक टाइप है। एसिड है, सिलिकन है, वो ठंडा हो जाता है जल्दी और कठोर होता है, इसलिए ये ग्रेनाइट हमारा क्रस्ट पे या अपर मोस्ट भूप्रपट्टी पर आसानी से मिलता है। दूसरा है बच्चों बेसिक इग्निशियस रॉक। बेसिक को बोलते हैं पैठिक आग्नेयशाल भी बोलते हैं, भास्मिक आग्नेयशाल भी बोलते हैं, पैठिक बोलते हैं। मतलब लावा का दो प्रकार बता रही हूँ। पहला है एसिडिक लावा, दूसरा है बेसिक लावा। एसिडिक को जो है बता दिया। अब दूसरा है भास्मिक या पैठिक लावा। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 40% होती है बच्चों, और मैग्नीशियम इसमें 40% के आसपास होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, है ना, और 20% पोटेशियम होता है। तो सिलिकॉन की मात्रा के कम होने के कारण क्या है? ये बहुत धीरे गति से, मतलब बहुत थिक होता है, धीरे 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 करके चलता है, बहता है, बहुत दूर तक फैल जाता है और बहुत धीमी गति से ही ठंडा होता है। तो इसलिए इनसे पठारों का निर्माण होता है, बड़े बड़े पठारों का निर्माण, जैसे अपना प्रायद्वीपीय पठार है, ऐसे तिब्बत का पठार, जितने पठार बने ऑलमोस्ट वो आग्नेयशैल के इस बेसिक इग्निशियस रॉक से बने, पैठिक लावा से बने। और इसका मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा है, 40% है। तो इसका रंग बहुत डार्क है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो इस बेसिक लावा का जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलेराइट। ये एग्जाम में आते हैं। तो अब लावा खनिजों के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, ठीक है, एसिटिक लावा और बेसिक इग्निशियस रॉक वाला। तो बच्चों ये इस प्रकार का हमारे भारत का दक्षिणी पठार बता दिया मैंने आपको। सीनिया का पठार इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आता है चट्टानों का बेटा, वो आता है कणों की बनावट के आधार पर। आग्नेयशैल का बनावट कणों के आधार पर बड़े कणों वाली शैलें, छोटे कणों वाली शैलें, मध्यम कणों वाली। बच्चों जब हम मिट्टी की बात करते हैं या खनिज की बात करते हैं, है ना, या समुद्री जमाव की बात करते हैं या कोई भी वायु के जमाव की बात करते हैं, तो उसमें हम, क्योंकि हमारा सारा काम किस पे हो रहा है? भूप्रपट्टी पे हो रहा है, तो इसलिए ये सब किस आधार पर होगा? कणों की मात्रा के आधार पर। कण मतलब कैसे छोटे कण हैं कि मिट्टी हम बात करते हैं कि बड़े कणों वाली है या पोरस है, सांद्रंद वाली है, या असंद्र है, नॉन पोरस है। जिसमें पानी घुसता है वो पोरस होती है, सांद्र होती है, और जिसमें पानी एंटर नहीं होता वो असांद्र होती है। तो ये किस कारण से होता है? इसकी कणों की संरचना के कारण ही ये सब बात होती है। तो अब आग्नेयशैल कणों के आधार पर पहला है बड़े कणों वाली आग्नेयशैल, उसको बोलते हैं फेनेरेटिक, ठीक है। ग्रेनाइट और डोनाइट इसका मुख्य भाग हो गए। दूसरी है पैग्मेटिकी, बहुत बड़े बड़े कणों वाली। दूसरा नाम इसका फेनेरेटिक बोलें या बड़े कणों वाली आग्नेयशैल बोलें पैग्मेटिकी बोलें। पैग्मेटिकी बहुत बड़े कणों वाली, इसमें इसके एग्जाम्पल हैं फेल्सपार और क्वार्ट्स। याद कर लीजिए, पैग्मेटिकी बहुत बड़े कणों वाली शैल कौन सी है? फेल्सपार और क्वार्ट्स। एफिनिटिकी अथवा बारीक कणों वाली आग्नेयशैल, बहुत बारीक कण होते हैं, जिसमें बेसाल्ट, डाइक, सिल, स्टॉक। ये इसकी रचना मैंने आपको बता दी थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लांट, है ना। देन ग्लासी अथवा कण विहीन आग्नेयशैल, ये अत्यंत शीघ्र से जमता है। इसके एग्जाम्पल हैं एब्सिडीनियन, पिचस्टोन, प्यूमिस और परलाइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट इसमें कणों के आधार पर बच्चों फायरिटिक या मिश्रित कणों वाली आग्नेयशैलें, इनमें बड़े और छोटे कण मिलते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। फायरिटिक की इंग्लिश के लिए बोले हैं और हिंदी में हम बोल रहे हैं मिश्रित कणों वाली आग्नेयशैल, और फ्रेगमेंटल अथवा छोटे कणों वाली आग्नेयशैल। इसमें क्या बच्चों, ज्वालामुखी के उद्गार के समय नली द्वारा धरातल पर जो कण निकलते हैं, जिसमें हमने बॉम्ब, लैपीज, बैरसिया, ज्वालामुखी धूल, टफ, ये सब इसमें आते हैं फ्रेगमेंटेड वाले में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गिरने वाले टुकड़ों वाली आग्नेयशैलें। अब बच्चों इस प्रकार से कुल मिलाकर के आग्नेयशैल के बारे में जो लीथ एंड मीट सर ने जो एग्जाम्पल बताया,
तो कुल मिलाकर इसकी खनिजों के आधार पर फेल्सपार 50%, क्वार्ट्स 20.5%, हर्नबर्न और ओलिवियन 17%, अभ्रक अपने हिंदुस्तान में बहुत मिलता है ना, 7.5%, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पर अब तो खैर प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया, डिमांड कम हो गई अभ्रक की। ये बिजली का कुचालक है, मतलब अपनी इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह में पहले लगाते थे इसको। अन्य खनिज, तो कुल मिला के खनिजों में ये इस प्रकार से आग्नेय खनिजों के अंदर फेल्सपार, क्वार्ट्स, हॉर्नब्लैंड और ओलिवियन, अभ्रक ये ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइड, डायोराइट ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों इसमें मैं सिर्फ आपको ग्रेनाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में, इनकी कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भू प्रॉपर्टी हमारी ग्रेनाइट से बनी हुई है। काफ़ी गहराई तक लावा ठंडे होने का निर्माण के कारण ये बनती है और धीमी गति से ठंडा होता है, तो इसमें बड़े बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। ग्रेनाइट में फेल्सपार सबसे अधिक 52.3% मिलता है, फिर क्वार्ट्स मिलता है 31.3%, फिर ऑर्थोक्लेडा मिलता है। इसके अलावा अभ्रक, बायोराइट, हर्नब्लैंड, ये आपको यदि सारे याद नहीं हो खनिज तो आप क्या याद रखेंगे, ग्रेनाइट जो है वो हार्ड है और इसमें बड़े कणों के आकार वाली आग्नेय शैलें मिलती हैं। फेल्सपार सबसे अधिक मिलता है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। रासायनिक दृष्टि से ग्रेनाइट अम्लीय जो होता है शैल, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए अपनी अभ्रक जो भू प्रॉपर्टी है इसका घनत्व 2.25 से लेकर 2.75, 2.8 अपन ने माना है, जो अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस बच्चों ये जो है ऑर्थोक्लेडा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। जैसे अपने यहाँ जो जालौर है वहाँ पर रामपुरा जो जगह है वहाँ पर रेड कलर का ग्रेनाइट मिलता है बच्चों, और बहुत भंडार मिलते हैं। तो अब दूसरा इसमें बेसाल्ट है। बेसाल्ट भी ज्वालामुखी शैलें हैं, इसमें कण और रवे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शीघ्र जमने वाले लावा से होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसको ग्लासी बेसाल्ट, ग्लास होता है ना, कांच चमकता हुआ, तो जैसे अपन चीनी को पिघलाएं और चाशनी बनाएं और उसको जमाएं, तो उस तरह की शीट होती है ग्लासी बेसाल्ट की, और इसको जमने में समय लगता है। इसमें अफेनेटिक बेसाल्ट भी कहते हैं। बेसाल्ट में मैंने ये याद रखने का है, बेसाल्ट में 45 to 65% सिलिका की मात्रा होती है, परंतु ये मुलायम होने से शीघ्र अपरदित होता है, ये याद रखना है। ग्रेनाइट तो अपरदित नहीं होता है, मतलब टुकड़े उसको हवा, पानी, सूरज और ये सारे जो नेचुरल एजेंट्स हैं उससे प्रभाव ज़्यादा कम पड़ता है, पर बेसाल्ट बहुत जल्दी अपरदित होता है, इरोजन उसका जल्दी होता है। तो बेसाल्ट में सबसे अधिक फेल्सपार होता है और हॉर्नब्लैंड युक्त आग्नाइट होता है। इस प्रकार से बच्चों ये तो 2 चट्टानें हो गई। फिर तीसरा है आग्नेय के प्रमुख खनिज चट्टानों में रायोलाइट, डायोराइट, ग्रेवो, फोरफैली और ऑब्सिडियन, ये याद रखना है। बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, आग्नेय शैल पढ़े। आग्नेय शैल कैसे उसकी उत्पत्ति पढ़ी, उसका उनके विशेषताएं पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी आग्नेय शैलों की, और आग्नेय शैलों के प्रकार पढ़े जो 3 प्रकार से होती हैं। अब दूसरी प्रमुख चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें, जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उनको अपरदित चट्टानें भी बोलते हैं, परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।